जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए आज नए टॉपिक लेकर हाजिर है। देख सकते हैं लुसेंट जो जीके है उसका निचोड़ लिए हैं और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्नों को पूछा जाता है उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे छाटे हैं और वहाँ से प्रश्नों को बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी लुसेंट जीके का हमने यहाँ पे प्रश्नों को लिए हैं। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको अच्छे अच्छे जो यहाँ पे कंटेंट है आपको मिलेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की जितने सारे प्रश्न होंगे ज़्यादातर संभावनाएं होंगे। तो देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे जो प्रश्न 1 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, इन दोनों के द्वारा जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2 नंबर पे। प्रश्न जो 2 कह रहा है कि घाना पंछी विहार जो है कहाँ स्थित है। तो ये भरतपुर में स्थित है और भरतपुर जो एक जिला है कहाँ पे है तो राजस्थान शहर में है। कहाँ पे है तो राजस्थान शहर में है। घाना पंछी विहार कहाँ स्थित है तो भरतपुर में स्थित है। कहाँ है भरतपुर तो राजस्थान में है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। जो प्रश्न 3 है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो जंगली गधे हैं यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं और जो कच्छ के रण है यह कहाँ पे है तो गुजरात में है। ओके, ये टोटल चीज आप लोग को जरूर याद करना होगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं तो गुजरात में पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मीन कैंप जिसको हम बोलते हैं मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। ये किसकी जीवनी है तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। कौन सा तो मीन कैंप। मीन कैंप का हिंदी अर्थ क्या होगा तो मेरा संघर्ष। ये किसकी जीवनी है तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की रचना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6। प्रश्न जो 6 है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह जो अभयारण्य है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है जो असम में स्थित है और असम की राजधानी दिसपुर है। तो आप लोग एक सिंह वाला गेंडा जरूर याद कीजिएगा। एक सिंह वाला जो गेंडा है वह किस राज्य में है तो असम में। कौन सा अभयारण्य में स्थित है तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है तो असम में है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 जो है कि रिपब्लिक जो पुस्तक है किसने लिखी है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है तो प्लेटो ने लिखी है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है तो प्लेटो ने लिखी है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 कर रहा है कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था तो 1398 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था तो 1398 ईस्वी में लूटा था। आते हैं प्रश्न संख्या 10। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया। ओलंपिक खेल जब हो रहा था उसमें हॉकी को कब शामिल किया गया था तो 1928 में एम्स्टर्डम जो हालैंड में है ओलंपिक में इसी 1928 में शामिल किया गया था हॉकी को ओलंपिक खेलों में। और एम्स्टर्डम कहाँ पे है तो हालैंड में है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 जो प्रश्न है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था
तो सासाराम, और जो सासाराम शहर है ये कहाँ पे है, तो बिहार में स्थित है। ओके। और शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। आगे देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 12 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, जेम्स चैडविक याद कीजिएगा, न्यूट्रॉन को खोज किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रेफाइट का, भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 14 जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद देखिए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 15 जो प्रश्न करे कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। प्रश्न संख्या 16 है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सरोद बजाते थे। अमजद अली खान जो थे वह कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वह सरोद बजाते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 जो प्रश्न करे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलपात है। जोग जलप्रपात है जिसको हम गरसोपा कहते हैं, जो शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। इतना सारा आपको प्रश्न बन जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग, जिसको हम गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। यह कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ये भी पूछा जा सकता है कि जोग या गरसोपा जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ओके। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 18 का है कि चंद्रमा को पृथ्वी से दूरी कितनी है। चंद्रमा की जो है पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 3,85,000 किलोमीटर दूरी है। 3,85,000 किलोमीटर जो दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इसके बाद देखिए प्रश्न 19 है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। विश्व का यहाँ पे 803 लोग हैं। वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। आगे जो प्रश्न संख्या 20 जो कह रहा है कि भारत में सोने की खान कहाँ पर है, तो भारत में सोने की खान कोलार में है। और कोलार कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कोलार कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। इसके बाद देखिए हम लोग का फिर से नया टॉपिक चालू है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो झुकी हुई मीनार है ये कहाँ पे है, इसका स्थान क्या है, तो पीसा है। और इटली देश कौन सा है, तो इटली है। इटली देश में है और स्थान कहाँ है, पीसा है। झुकी हुई मीनार कहाँ पे है, तो किस देश में है, तो इटली में है। और स्थान इसका क्या होगा, पीसा होगा। इसके बाद देख सकते हैं क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पे है, तो रूस देश में है। और स्थान इसका कौन सा है, मास्को है। और रूस की राजधानी भी मास्को ही है। वहाँ पे जो है ये क्रेमलिन जो है स्मारक है। आगे देखिए इसके बाद स्मारक अगला जो है पार्थनान। पार्थनान जो स्मारक कहाँ पे है, तो यूनान में है। देश कौन सा है, तो यूनान है। इसका स्थान कौन सा है, तो एथेंस है। यूनान की राजधानी एथेंस है। ओके। इसके बाद देखिए अगला जो स्मारक है इंपीरियल पैलेस। पूछा जाता है कि इंपीरियल पैलेस जो स्मारक है किस देश में है, तो जापान में है। और जापान की राजधानी कहाँ पे होगा, तो टोक्यो। यह स्थान दो दिया गया है, इस स्थान पे है टोक्यो में। ग्रेट वॉल स्मारक कहाँ पे है, तो चीन में है। उत्तरी चीन में ये जो है ग्रेट वॉल स्मारक स्थित है और ये चीन देश के अंतर्गत आता है। आगे देखिए कह रहा है कि ओपेरा हाउस। ओपेरा जो हाउस है कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। और ये स्थान इसका कहाँ पे होगा, तो सिडनी होगा। ओपेरा हाउस कहाँ पे है, तो सिडनी में है। और सिडनी किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखिए कह रहे हैं कि ताजमहल। ताजमहल जो स्मारक है कहाँ पे है, तो भारत देश में है, जो आगरा शहर में स्थित है। ओके।
इसके बाद देखिए पिरामिड जो पूछा गया है, पिरामिड जो स्मारक है कहाँ पे है, तो मिस्र में है, गिजा स्थान पे है। मिस्र का एक शहर है गिजा, वहाँ पे ये जो है स्थित है। आगे देखिए एफिल टावर कहाँ पे है, एफिल टावर कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। और पेरिस स्थान कहाँ पे होना चाहिए, तो पेरिस में होना चाहिए। ठीक है, तो पेरिस जो है फ्रांस के ही अंतर्गत है, मतलब उसी के अंदर है। पवन चक्की, ये पवन चक्की स्मारक कहाँ पे है, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क मतलब पवनों का देश, पवन चक्की का देश जो है डेनमार्क को ही कहा जाता है। और यहाँ पे स्थान कौन सा दिया है, तो किंडरडिच्क जो है डेनमार्क में ही स्थित है, स्थान है, वहाँ पे पवन चक्की स्मारक है। इसके बाद अगला जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पे है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो न्यूयॉर्क शहर में है। तो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी याद कीजिएगा, यूएसए में है। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, अब ये तो खत्म हुआ, अब आया है महत्वपूर्ण नारे। महत्वपूर्ण नारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जाम में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का हो गया। ये नारा जो है जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो महात्मा गांधी का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का नारा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नारा है। हिंदी साहित्य जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको जरूर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी अच्छे से इकट्ठा मिल जाएगी। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तीनों चीज़ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती का नारा हो जाएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ ये लाला लाजपत राय का नारा है, साइमन कमीशन वापस जाओ। जय जन गण मन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। नौ जो कह रहे हैं कि साम्राज्य का नाश हो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया। भारत छोड़ो कौन अपनाए थे, तो महात्मा गांधी ने इसका मतलब आंदोलन किए थे, आविष्कार किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन नारा दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल का है, ये नारा किसका है, तो मोहम्मद इकबाल का नारा है। दिल्ली चलो 12 में करे कि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 13 करे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। आगे देखते हैं 14 करे कि जय जगत, ये विनोबा भावे का नारा हो जाएगा। जय जगत किसका नारा हो जाएगा, तो विनोबा भावे का। 15 करे कि कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा हो जाएगा। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। 16 करे कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसका होगा, तो जयप्रकाश नारायण। 17 करे कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसका नारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जवाहरलाल नेहरू का नारा हो जाएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला कर है 18 कि वंदे मातरम किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसका हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 19 करे कि आराम हराम है, ये किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है ये किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का। 20 में कह रहे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा हो जाएगा। 21 कह रहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का ये नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नारा हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का नारा है। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का नारा है। 23 करे कि मारो फिरंगों को, ये मंगल पांडे का नारा हो जाएगा, मारो फिरंगी को। 24 करे कि हे राम किसका नारा है, तो महात्मा गांधी का नारा हो जाएगा। 25 करे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता प्रसाद जी का जो हो जाएगा पार्षद, ये इनका नारा हो जाएगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद देखिए आगे हम लोग का कुछ यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होता है। देखिए पहला यहाँ पे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में
अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो साइकिल चालक को जो प्रारंभ में अधिक बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि चालक जो होता है जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, इसलिए यहाँ पे अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा कार्य है कि स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें होती है। स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें होती है। चौथा जो कार्य है कि जड़ें जो है किस भाग से विकसित होती है? तो मूला अंकुर जो होता है इससे जो जड़ें होती है इससे विकसित होती है। 5 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि गाजर एक प्रकार से क्या है? तो जो गाजर जो है एक प्रकार से जड़ है। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो जड़ है। 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य जो हिस्सा होता है वह प्रकंद होता है। कौन सा हिस्सा होता है? तो प्रकंद होता है। 7 जो कह रहे हैं कि प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तने का परिवर्तित रूप होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तने का होता है। 8 जो कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण है एक प्रकार का यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है। 9 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? तो बढ़ती है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। इसके बाद देखिए 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि बर्फ के नीचे जो जल होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए जलीय जंतु जो है वह ठंडे देशों में झील जब जम जाता है उस समय भी वो लोग जिंदा रहते हैं। आगे देखिए प्रश्न कर रहा है कि 11 कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो अधिक होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो जो 12 घंटे का दिन और रात होता है तो उससे ज़्यादा जो है दिन की अवधि हो जाती। जो 12 यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है कि घूर्णन करती एक गोलमेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो बेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेज के जो कोणीय वेग होगा वह कम हो जाएगा। प्रभाव जो है यही देखने को मिलेगा कि मेज का जो कोणीय वेग होगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बाद 13 देखिए 13 नंबर जो प्रश्न करे कि बल जो है गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। मतलब F बराबर कितना होता है? तो F बराबर ma होता है। ओके, जिसमें F जो होता है फोर्स होता है, बल होता है। इसके बाद m जो होता है द्रव्यमान होता है और a जो होता है त्वरण होता है, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग जानते हैं, और इसको मास कहते हैं, इसको फोर्स कहते हैं। आगे देखिए 14 जो प्रश्न कर रहा है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। 15 जो यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा क्या होता है? तो यहाँ पे समान जो होता है त्वरण होता है। क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। 16 जो प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान जो है इसको प्राप्त किया जाता है, और द्रव्यमान जो है एक प्रकार की भौतिक राशि है। 17 प्रश्न है कि शहद जो है इसका प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह क्या है? फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। 18 है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो यकृत जो लीवर होता है इसमें विटामिन ए जो है संचित रहता है। 19 का है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला जो हो जाएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। विटामिन सी में बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ खाने वाले जो होते हैं बहुत सारे आते हैं, जैसे हरा साग सब्जी हो जाएगा, हरा पालक हो जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। 20 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ये पोटेशियम जो है आवश्यक होता है। 21 जो कह रहा है कि पालक के पत्तों में
किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। ओके, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर जो कह रहे हैं कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग जो है इसके कारण होता है। आगे देखिए प्रश्न कर रहे हैं 23 नंबर प्रश्न, गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। जो गलकंड जिसे हम घेघा रोग के नाम से जानते हैं, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, गलकंड रोग। ओके, इसके बाद 24 का है कि पेनिसिलिन की जो खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। 25 जो आज की क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो हमने इतने सारे लुसेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्नों को लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, और एक लाइक जरूर बनता है, आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी साथियों का, और जय हिंद, वंदे मातरम।